हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर करने वाले हो और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, तो इसीलिए एक पेपर को कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा। फिर चाहे आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या आप जो है एनुअल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए सब यहाँ पे खंड क दिया गया है अपठित बोध। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मलय भाषा में औरांग उटान का मतलब है जंगल में रहने वाला आदमी। यह ऐसा आदमी है जो जंगलों में रहता है, जो काफ़ी कुछ आदमियों से मिलता जुलता है, हम इंसानों जैसा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो उसे हम इंसानों से अलग करता है। औरांग उटान इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावनों में रहते हैं। आज उनका पर्यावास इन देशों के बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों तक सिमट कर रह गया है, लेकिन माना जाता है कि प्लेस्टोसीन युग में औरांग उटान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन के बड़े हिस्से में पाए जाते थे। पर्यावास के छिनने और तमाम किस्म की इंसानी गतिविधियों के चलते अब उनकी बची खुची आबादी सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा में ही समेट गई है, और यहाँ भी उनके अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। आए दिन ही उन पर होने वाले अलग अलग जुल्म और अत्याचारों की खबरें आती हैं। औरांग उटान बुद्धिमान प्राणी होते हैं, उनकी जीवन शैली बहुत खास है, वे बहुत कुछ इंसानों जैसे हैं, इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में शामिल हैं। कुछ सीमित अर्थों में वे औजारों का प्रयोग करना भी जानते हैं। बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षावनों की ऊपरी मंजिल पर औरांग उटान रहते हैं। उनका पूरा शरीर पेड़ों पर रहने और उनकी डाली पर झूलते हुए आगे बढ़ने के लिए बना होता है। औरांग उटान पेड़ों पर रहने वाले सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। उनका जो है 90% तक समय पेड़ों पर ही बीत सकता है। पेड़ उन्हें भोजन और सुरक्षा देते हैं। नीचे ज़मीन पर खतरा होता है, शिकारी घूमते हैं, इसलिए बहुत ही कम मौके होते हैं जब वे पेड़ों से नीचे उतरते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क कथन दिया गया है ओरांग उटान की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। कारण है ओरांग उटान के प्राकृतिक निवास स्थान में मनुष्य का बढ़ता हस्तक्षेप उनका अस्तित्व जो है वो समाप्त कर रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कथन जो है हमारा यहाँ पर सही है कि उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, और क्यों घट रही है तो इसकी व्याख्या भी सही है, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ख जो भाग दिया गया है, ओरांग उटान के संबंध में सही कथन का चयन आपको करना है। ओरांग उटान, इसमें कौन कौन से कथन जो है वो सही हैं वो आपको बताने हैं। तो ओरांग उटान मनुष्य में साम्यता और भेद दोनों है, ये सही कथन है। और इसमें जो ओरांग उटान वर्षावनों के ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, ये भी सही है, और ये दोनों हमारे गलत हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा कि फर्स्ट और फोर्थ हमारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। नीचे दिए गए कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। इसमें आपको जो दिया गया है, ओरांग उटान का 90% समय बीतता है, तो कहाँ पर बीतता है? पेड़ों पर। तो फर्स्ट का थर्ड जो है सही हो गया। उसके बाद ओरांग उटान का अर्थ जंगल पर वास करने वाला मनुष्य, ये क्या हो जाएगा? मलय भाषा में ये है, तो आंसर हमारा इसमें ये फोर्थ बना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में ओरांग उटान किस प्रकार के वनों और देशों में पाए जाते हैं? तो वर्षा वनों में और इंडोनेशिया और मलेशिया देशों में हमने ऊपर पढ़ा था, तो आप इसमें यहाँ से लिख लेंगे कि ओरांग उटान इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों में रहते हैं। यहाँ से आपका ये घ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5th वन, अड़ा भाग है, पेड़ ओरांग उटान के लिए सुरक्षित स्थान कैसे हैं? तो पेड़ों से उनको भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है ना, पेड़ उन्हें भोजन और सुरक्षा देते हैं। नीचे ज़मीन पर खतरा होता है, और शिकारियों से भी ये बचाव जो है उनका करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका अड़ा भाग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुकनित सिंधु झूमता है। ठीक है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पगपग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हों मस्त झाड़ियों में।
अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। ठीक है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। अब क्वेश्चन दिया गया है कि काव्यांश के अनुसार सिंधु किसके चरणों में झूमता प्रतीत हो रहा है, तो किसके में, भारत भूमि के। कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन निम्न में से किन रूपों में किया है, उचित विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कथन पहला, और दूसरा जो है सही है। ठीक है, कि नदियाँ अपनी छटा बिखेरती हुई बहती हैं और अशुभ का संकेत चिड़िया जो है वो चुप बैठी है, ये गलत है। पहाड़ियों से अनेक झरने गिरते रहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट ग दिया गया है, कथन दिया गया है, राम सीता और श्री कृष्ण के जन्म ने मातृभूमि का मान बढ़ाया है, और कारण है कि राम सीता और श्री कृष्ण ने संसार को धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाया है, तो ये सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, गौतम ने मातृभूमि को सुयश किस प्रकार बढ़ाया है, तो उन्होंने संसार को किसका मार्ग दिखाया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया है और दया का भाव सिखाया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ज्ञान का मार्ग जो है वो उन्होंने क्या किया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया व दया का भाव सिखाया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में मातृभूमि की प्रशंसा में व्यक्त किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। तो कोई भी दो विशेषताओं का उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हो कि मेरी जो जन्म भूमि है वो बुद्ध की भूमि है। ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री माता ने जन्म लिया, इस तरह से आप अपने शब्दों में इसका आंसर कर देंगे, जो भी लिखोगे वो सही ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, खंड ख व्यवहारिक व्याकरण दी गई है। निर्देशानुसार आपको क्या करना है, इसके अंदर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सरल वाक्य में बदलना है। जैसे ही अमीरुद्दीन ने शहनाई बजाई, वैसे ही वह सबका दुलारा हो गया। खंड ख दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। पहला दिया गया है, जैसे ही अमीरुद्दीन ने शहनाई बजाई, वैसे ही वह सबका दुलारा हो गया। सरल वाक्य में बदलेंगे तो अमीरुद्दीन शहनाई बजाते ही सबका दुलारा हो गया। ख दिया गया है, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए और जीप एक जगह रुक गई, ये आ जाएगा। पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद बताना है आपको। तो इसमें क्या है, कैप्टन मर गया, ये आश्रित उपवाक्य है और इसका भेद क्या होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य रहेगा। वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अड़ दिया गया है, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुलसुम द्वारा कल कलाते घी में कचौड़ी डाली गई, इसको कृतवाच्य में आपको बदलना है। इसका आंसर हो जाएगा, कुलसुम ने कलकलाते घी में कचौड़ी डाली। ठीक है, ये कृतवाच्य हो जाएगा। नवाब साहब ने खीरा धोकर तौलिए पर रखा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए आंसर क्या रहेगा, नवाब साहब द्वारा खीरा धोकर तौलिए पर डाला गया, तौलिए पर रखा गया। ठीक है। मैं गा नहीं पाती, भाववाच्य में बदलना है। तो मुझसे गाया नहीं जाता। ग है, कोयल से दाना चुगा जाता है, इसकी वाच्य पहचान कर भेद बताना है। तो कोयल से दाना चुगा जाता है, ये कैसा है, कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तो भाववाच्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय आपको लिखना है। पहला दिया गया है, पापा मीठी जलेबियां बना रहे हैं। यहाँ पर मीठी का पद परिचय देना है आपको। तो मीठी यहाँ पर क्या है, जलेबियों की विशेषता बता रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है ये। और दूसरा क्या है, मीठी है तो स्त्रीलिंग रहेगा। क्लियर है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और जलेबियां का विशेष्य, जलेबियां जो है विशेष्य का विशेषण है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है क्या है,
तो जलेबियाँ विशेष्य का क्या रहेगा, ये विशेषण रहेगा। नेक्स्ट देखिए है शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। अब यहाँ पे शीला अग्रवाल क्या है, एक नाम ही तो है, तो नाम है तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे शीला अग्रवाल एक स्त्री है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से पद परिचय देना होता है। ये एक वचन है, एक ही लेडी है शीला अग्रवाल, तो ये एक वचन हो जाएगा और ये कर्म कारक रहेगा। ठीक है, कर्म कारक, क्योंकि नोटिस किसको मिला है, शीला अग्रवाल को मिला है। और इसमें कर्ता कौन है, कॉलेज वाले कर्ता हैं और शीला अग्रवाल इसमें कर्म हो जाएगा। हम हटाओ के करीब आ रहे हैं, तो देखिए करीब जो है यहाँ पर क्या रहेगा, तो करीब यहाँ पर अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहेगा करीब। उसके बाद देखिए तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना, तो यहाँ पर तुम के बारे में पद परिचय देना है। तो तुम क्या होता है, तुम जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद और तुम क्या रहेगा, तुम जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, उसके अलावा एक वचन भी है यहाँ पर ये तुम, और जो है यहाँ पर क्या है, ये कर्ता है। ठीक है, कर्ता कारक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सड़कों पर गाड़ियाँ दिन रात चलती हैं। अब ये चलती क्या है, चलती यहाँ पर एक सकर्मक क्रिया रहेगी। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। उसके अलावा ये बहुवचन होगा। क्लियर, बहुवचन रहेगा और वर्तमान काल होगा। ये इसका पद परिचय हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए हैं किस तरह से आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, निर्देशानुसार अलंकार जो है आपको यहाँ पर बताने हैं। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानना है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाया। अब देखिए धूल जो है उसको एक तरह से मानवीकरण किया गया है कि वो घाघरा उठाकर भाग रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उसके बाद सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पे ये क्या है, गुर चाटी जो पागी, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए लहरे व्योम चूमती उठती, तो इसमें कौन सा है, लहरे व्योम चूमती उठती, तो अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ाकर जो है इसका वर्णन किया गया है, अतिशोक्ति। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें तो सभी बच्चों को पता है रूपक अलंकार है। सम स बाहु सम सो रिपु मूरा, इसमें कौन सा है, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है। पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे अच्छे से। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। वे जानते थे कि मैं वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा था। देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मेरा मन जो है वो आक्रांत रहता था। लेखिका के घर की विशेषता थी, तो लेखिका के घर की क्या विशेषता थी, तो इसमें घरों पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बैठा करते थे, ये भी बात ठीक थी। ठीक है, घरों पर विभिन्न मुद्दों पर बहस होती रहती थी। पिताजी बहस में भाग नहीं लेते थे, ये गलत है। और धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। तो कथन दिया गया है, पिताजी खुले विचारों वाले एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। ठीक है, और कारण क्या है, वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी घर में होने वाली बैठकों में हिस्सा ले। और उपयुक्त कथनों के आधार पर जो है सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये दोनों ही सही हैं और ये सही व्याख्या भी है, तो कारण की सही व्याख्या है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए सन 42 के आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है, तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से है। लेखिका का मन किन के प्रति आकर्षित होता था, तो लेखिका जो है उनका मन किन के प्रति, क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रति जो है आकर्षित होता था। इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, उचित विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, तो कथन एक इसमें क्या होगा, लेखिका के पिता के विचारों को दर्शाना कि वो चाहते थे कि देश में क्या हो रहा है ये पता चले। क्लियर,
उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को दर्शाना ऐसा नहीं था। लेखिका की किशोरावस्था को दर्शाना, तो ये जो है थर्ड वाला ठीक हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट, तो यहाँ पे भी सही है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसमें सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नवाब साहब ने खीरे को सुसज्जित तरीके से धोने और काटने के बाद क्या किया, उनके व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। सो इसका आंसर रहेगा, नवाब साहब ने खीरों को बड़े सलीके से धोकर काट कर उस पर नमक मिर्च लगाई और फिर उसे सूंघकर प्लेट में रख दिया, लेकिन खाया नहीं। उनका यह व्यवहार दिखावे और आडंबर को दर्शाता है। वे साधारण वस्तु को भी शाही ठाट के साथ प्रस्तुत करके अपनी झूठी शान दिखाना चाहते हैं, जो हास्यास्पद प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की किन 2 विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो बाल गोविंद भगत की 2 विशेषताएं जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, उनका गहरा भक्तिभाव और सादगीपूर्ण जीवन, उनका निष्काम कर्म और समाज के प्रति समर्पण, जिससे वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, मनुष्य की योग्यताएं जब उसके आत्मविश्वास के रास्ते का निर्माण करने लगती हैं तब वह संस्कृति कहलाती है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पाठ के अनुसार जब मनुष्य अपनी बुद्धि, विज्ञान और शक्ति का उपयोग विनाश, युद्ध और स्वार्थ के लिए करता है, तब वही योग्यताएं उसके पतन का कारण बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में विकास के स्थान पर विनाश होता है, जिसे असंस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल थे, उच्चार करते हुए आपको लिखना है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है गंगा जमुनी तहजीब के सच्चे प्रतीक थे। वे मुस्लिम होते हुए भी काशी गंगा और सरस्वती देवी के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनके शहनाई मंदिरों और मस्जिदों दोनों में गूंजती थी। उनका जीवन हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का उत्कृष्ट जो है क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूती बात कहकर मधुर के समाचार सच पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बूढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे की पर हित डोलत धाए। उपयुक्त पद में क्रमशः कौन किसके बारे में बात कर रहा है, तो इसमें कौन किसके बारे में बात कर रहा है, गोपियाँ जो है वो कृष्ण के बारे में बात कर रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा, ख जो है इसमें सही आंसर रहेगा। फर्स्ट और थर्ड जो है हमारे इसमें सही है, तो इसमें हमारा आंसर ये जो रहेगा यहाँ पे फोर्थ हमारा आंसर रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ठीक है, कथन और कारण को उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। तो कथन दिया गया है, गोपियों ने व्यंग्य करते हुए कृष्ण को अधिक बुद्धिमान कहा है, और कारण रहेगा कि उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है। तो इसमें देखिए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपका कथन सही है और कारण इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, समूची बात कहत मधुर के समाचार सब पाए, पंक्ति में मधुकर यहाँ पर किसका प्रतीक है, तो मधुकर किसका प्रतीक है, उद्धव का। नेक्स्ट देखिए, अड़ा भाग दिया गया है, पहले के लोगों की कौन सी विशेषताएं गोपियों ने बताई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो रहेगा, इसमें देखिए सेकंड, पहले के लोग स्वभाव से भोले होते थे, ये बताया गया है, और पहले के लोग सहायता के लिए तत्पर रहते थे, ये बताया गया है। तो इसमें हमारा आंसर सेकंड और थर्ड जो है सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो इसमें दिया गया है, क संगीत के अतिरिक्त ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहां आपको संगीतकार जैसे व्यक्ति जो है वो दिखाई देते हैं। तो संगीत के अतिरिक्त ऐसे 2 क्षेत्र जो है जहां पर संगीत के अलावा खेल और नाटक के क्षेत्र में संगीतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। खेल में सहायक खिलाड़ी जैसे फील्डर या पास देने वाले खिलाड़ी मुख्य खिलाड़ी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नाटक में मंच सज्जा है, प्रकाश या पार्श्व कलाकार है, नायक को उभारने में सहायता करते हैं। ये लोग स्वयं पीछे रहकर दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा कहकर संबोधित करना कितना सही है, विचार करते हुए लिखना है। तो नागार्जुन की फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा कहना बिल्कुल उचित है। किसान अपने हाथों से मिट्टी जोतता है, बीज बोता है और फसल उगाता है। उसके परिश्रम, प्रेम और त्याग से ही फसल लहलहाती है, इसलिए फसल में किसान के हाथों की गरिमा और सम्मान जो है वो छिपा होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 10th का क भाग है,
इसमें दिया गया है उत्साह कविता में उत्साह शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, फिर भी कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, विश्लेषण करना है। आंसर रहेगा यद्यपि कविता में उत्साह शब्द का सीधा प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी कविता पूरी ऊर्जा, जोश और आशा से भरी है। बादलों की गर्जना, नवजीवन का आह्वान और संघर्ष के लिए प्रेरणा कविता के भाव में उत्साह भर देती है। इसी भावात्मक प्रभाव के कारण कविता का शीर्षक जो है वो उत्साह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10th का घ, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, स्मृति को पाथे बनाने का अर्थ क्या है कि जो बीते अनुभव हैं, यादें हैं, उनको जीवन यात्रा का सहारा बनाना। ठीक है, कवि का आशय कि कठिन परिस्थितियों में पुरानी जो हमारी यादें होती हैं, स्मृतियां हैं, मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और जीवन पथ पर मार्गदर्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। क दिया गया है, साना साना हाथ छोड़ी में लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की, विश्लेषण कीजिए। आंसर रहेगा लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में जीवन संघर्ष और श्रमशीलता की गहरी समानता अनुभव की है। दोनों ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर कठिन परिश्रम करती हैं, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं, अभाव में वो धैर्य, आत्मसम्मान और सादगी से जीवन जीती हैं। यही समानता लेखिका को भीतर तक क्या करती है, प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ख रहेगा, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है। आंसर रहेगा भोलानाथ अपनी माँ से अलग होने के कारण दुखी होकर रोने लगता है, परंतु जैसे ही वह अपने मित्रों को देखता है उसका मन खेल और बाल संगति की ओर आकर्षित हो जाता है। बच्चों का मन स्वभाव से चंचल होता है, साथियों की उपस्थिति उसे सुरक्षा, अपनापन और खुशी का अनुभव कराती है, जिससे वह अपना दुख जो है वो क्या हो जाता है, उसका दुख भूल जाता है वो अपना। अगला क्वेश्चन है 11th का ग, लेखक ने स्वयं को हिरोशिमा विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह अनुभव किया, अपने शब्दों में आपको लिखना है। लेखक ने हिरोशिमा की यात्रा के दौरान स्वयं को विस्फोट का भोक्ता अनुभव किया। वहां के जले हुए भवन, विकलांग लोग और पीड़ित मानव जीवन को देखकर उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा। उसे लगा कि यह त्रासदी केवल जापान की नहीं बल्कि समस्त मानवता की पीड़ा है। इस अनुभव ने लेखक को भीतर तक जो है झकझोर दिया। नेक्स्ट देखिए, खंड घ, रचनात्मक लेखन दिया गया है। इसमें 3 विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। पहला है विद्यार्थी जीवन के बारे में, दूसरा AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और धरती का रक्षा कवच ओजोन के बारे में। तो तीनों में से किसी एक पर भी आप अनुच्छेद लिख सकते हो। यहाँ से आप हिंट ले सकते हो कि किस तरह से आप जो कंटेंट है वो लिख सकते हो। देखिए, विद्यार्थी जीवन के बारे में, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, यानी इससे अभिप्राय क्या है कि ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मशीनें मनुष्य की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करती हैं। और आजकल AI का प्रयोग दैनिक जीवन में मोबाइल फ़ोन, वॉइस असिस्टेंट है, ऑनलाइन खरीदारी, हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। तो यहाँ से आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद थर्ड है धरती का रक्षा कवच ओजोन के बारे में। ये आप बच्चों ने साइंस में भी पढ़ा हुआ है ना, कि किस तरह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। ब्लैक होल के बारे में वो सब इसमें आप लिख सकते हो। तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपका नाम वंशिका वंश है। खाद्य वस्तुओं के मिलावट के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए आज की खबर समाचार पत्र के संपादक को 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अथवा में दिया गया है, आपका नाम वंशिका और वंश है। अपनी बहन को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में प्रवेश मिलने की बधाई देते हुए 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। आप यहाँ से पत्र देख लेंगे किस तरह से पत्र आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है लिखना है प्रेषक। ठीक है, वंशिका या वंश होगा, नाम गांधीनगर नई दिल्ली, दिनांक लिख देंगे। प्रति है संपादक महोदय, आज की खबर नई दिल्ली। ठीक है, और विषय रहेगा खाद्य वस्तुओं में बढ़ती मिलावट के संदर्भ में, और ये आपका कंटेंट हो जाएगा कि महोदय, मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से खाद्य वस्तुओं में हो रही मिलावट की ओर से जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आज दूध, घी, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट आम हो गई है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके कारण अनेक रोग फैल रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे। लास्ट में धन्यवाद भवदिया, वंशिका या वंश जो भी है वो लिख देंगे। सेकंड जो पत्र है वो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, बहन को IIT दिल्ली में प्रवेश मिलने पर बधाई पत्र लिखना है आपको। तो यहाँ से आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, आप इजीली इसको लिख सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आपका नाम अवंतिका या जॉर्ज है, बचत बैंक में प्रबंधन के पद की लिए रिक्तियाँ निकली हैं और आपको उक्त पद की योग्यता को धारण करते हैं, यानी वाणिज्य में स्नातक बीकॉम को धारण करते हैं। उक्त बैंक के मुख्य प्रबंधक को आवेदन भेजने हेतु 80 शब्दों में लगभग आपको अपना एक संक्षिप्त जो है सवृत यानी बायोडाटा जो है वो आपको तैयार करना है। तो बायोडाटा लिखना है आपको। अथवा में दिया गया है कि आप अवंतिका या जॉर्ज हैं, आपका स्टेट बैंक में एक बचत खाता चल रहा है लेकिन आपके पास चेकबुक नहीं है। चेकबुक के लिए आवेदन करने हेतु बैंक के प्रबंधक को 80 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप बायोडाटा लिख सकते हो। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए फॉर्मेट ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंट तो आपको अपने आप ही लिखना होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप नाम जो दिया गया है वो लिख देंगे, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और जो आपकी मेल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक योग्यता है, वो सभी आप लिख देंगे। 10th में आपको कितने मार्क्स मिले, इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट तैयार करके लिखेंगे। 12th में कितने मिले, फिर BA है, ठीक है, उसके बाद MA है, जो भी क्वालिफिकेशन आपको दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है लिख देंगे। उसके बाद आप लिख सकते हो अन्य संबंधित योग्यताएं, अगर आपकी कोई है, कंप्यूटर का ज्ञान है, फ्रेंच भाषा का ज्ञान है, जो भी हो इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद उपलब्धियां आप लिख सकते हो अगर कोई है तो, ठीक है। और लास्ट में फिर आपको यहाँ पर लास्ट में जो फॉर्मेट रहेगा आपका, उसमें आपको यहाँ पर धन्यवाद और जो है धन्यवाद देते हुए आपको स्थान लिख देना है, जो भी होगा। क्लियर? इस तरह से आप जो और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और सबसे नीचे आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट रहता है बायोडाटा का। तो यहाँ से आप अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेल करनी है, तो मेल का फॉर्मेट भी आप यहाँ से देख लीजिए। तो किसी भी के रिगार्डिंग मेल आती है तो उसी तरह से लिखनी होती है। तो सबसे पहले आपको प्रेषक यानी फ्रॉम, ठीक है, अपनी मेल जो होती है, उसके बाद टू किसको लिखनी है, दिनांक लिख देंगे, नई चेकबुक जारी करनी है तो जो भी विषय, जिस विषय में भी मेल लिखनी है आपको वो आ जाएगा। उसके बाद शाखा प्रबंधक महोदय यानी जिसके रिगार्डिंग आप मेल करें, जैसे अभी ये भी नई चेकबुक इशू करने के रिगार्डिंग ही है तो आप इसी तरह से लिख देंगे। क्लियर? कि नई चेकबुक में जो है मुझे प्राप्त करनी है, जो भी रीज़न होगा वो आप लिख देंगे बेटा। सेम ये नहीं रहेगा, मतलब आपको जो है फॉर्मेट ये दिया गया है, सबसे मेन तो आपको इसको बॉक्स में इस तरह से जो है डाल के लिखना है और लास्ट में धन्यवाद भवदीय नाम और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। कंटेंट आप इसमें जो भी आएगा वो चेंज करते रहेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, आपके भाई ने यूट्यूब पर ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए एक नया चैनल खोला है। कोचिंग के प्रचार के लिए 40 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है। अथवा में दिया गया है, आपके मित्र का जन्मदिन है और बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखना है। तो देखिए, जो भी विज्ञापन है, जैसे यूट्यूब से रिगार्डिंग विज्ञापन देना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। कि जैसे कि आपको मेन पॉइंट्स किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे रक्षक हेलमेट इसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो भी होता है विज्ञापित वस्तु का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे अगर यूट्यूब से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। लुभावने शब्द लिखने होते हैं। वस्तुओं के गुणों का जो उल्लेख है, मेन पॉइंट उस पर फोकस करना होता है। उसके बाद एक आप चित्र बनाना होता है, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब से रिलेटेड चैनल का नाम है तो उस चैनल का कोई अच्छा सा लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रेरक शब्द जो है लिखना होता है। रियायत का उल्लेख, यानी आप कितना डिस्काउंट करोगे, अगर कोई यूट्यूब पे कोई बच्चा पढ़ने आता है तो आप कितना % डिस्काउंट देके उसको पढ़ाओगे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद तुकबंदी जैसे शब्द, ठीक है, जैसे आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट, इस तरह से आप यूट्यूब के रिगार्डिंग कोई इस तरह के तुकबंदी जैसे शब्द बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको संपर्क सूत्र जो है, यानी मोबाइल नंबर, अपना संपर्क जो भी है, आपके यूट्यूब के चैनल का नाम आप लिख सकते हो। जो लिंक है कि किस तरह से आप यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक डाल सकते हो और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी विज्ञापन है वो तैयार करना होता है। ये मेन पॉइंट्स हैं, इसी फॉर्मेट पे आप काम करेंगे। और यहाँ पे एक जो विज्ञापन है वो भी तैयार करके दिखाया गया है कि जैसे एक नृत्य केंद्र जो है वो खुला है तो किस तरह से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हो। देखिए, डांस की प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, एड्रेस दिया है, ठीक है, इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बधाई संदेश किस तरह से दिया जाता है, उसका फॉर्मेट भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप बॉक्स जरूर बनाना है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो संदेश है, जैसे कि यहाँ पे गृह प्रवेश की शुभकामना एग्जाम्पल है बच्चों, कंटेंट चेंज होता रहेगा, फॉर्मेट ज़रूरी है। संदेश जो है, संदेश आप सबसे पहले ऊपर संदेश लिख देंगे।
क्लियर। उसके बाद डेट लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, फिर प्रिय मित्र और जो भी आप संदेश देना चाहते हैं बहुत ही कम शब्दों में आपको लिखना है। और कोई भी इस तरह की कोट जो है आप बना के अपने आप से लिख सकते हो और लास्ट में अपना नाम लिखोगे। तो देखिए दिया गया है, जैसे सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, फिर शीर्षक लिखना है। जैसे संदेश में बड़े अक्षरों में जो है क्या लिखना है, संदेश लिखें, ठीक है। उसके बाद दिनांक लिखना है, उसके बाद टाइम लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर जिसको संदेश भेजना है वो लिखना है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया। उसके बाद बॉडी जो है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में जो है एक लाइन छोड़कर अपना नाम, आपको अपना नाम जो है क ख ग की जगह अपना नाम लिख देना है। क्लियर। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर हिंदी का। आई होप जो पेपर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर जो है वो विद सॉल्यूशन मिलते हैं, जिनसे आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, CBSE के पेपर हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।